The Anglo-Mysore Wars were four major battles that shaped British dominance in South India. 18वीं सदी का अंत और दक्षिण भारत एक तरह से एक रणभूमि बन चुका था। सोचिए, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापार करने, पर उसके इरादे कुछ और ही थे, साम्राज्य बनाने के। और दूसरी तरफ मैसूर का शक्तिशाली साम्राज्य। इन दोनों के बीच अगले 30 सालों में 4 ऐसे भयंकर युद्ध हुए जिन्होंने इस पूरे इलाके का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी महाटकराव की कहानी में उतरते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं ना, ये उस दौर की पूरी कहानी बयां करता है। देखिए, ये है मैसूर का साम्राज्य। हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान जैसे जबरदस्त शासकों के हाथ में ये अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा था। और वहीं इन तटों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, उसकी नजर सत्ता पर थी। तो जाहिर है, इन दो बड़ी ताकतों का टकराना तो तय ही था। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा संघर्ष था जो पूरे 32 साल चला और जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, आखिर ये टकराव शुरू ही क्यों हुआ? फिर शुरुआती लड़ाइयों में क्या हुआ और कैसे धीरे धीरे पावर का बैलेंस अंग्रेजों की तरफ झुक गया। इसके बाद हम मैसूर के टाइगरों की विरासत पर भी बात करेंगे और आखिर में चारों युद्धों का एक फटाफट रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, साम्राज्यों का टकराव। देखिए, कोई भी इतना बड़ा संघर्ष रातों रात तो शुरू नहीं होता। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस 30 साल लंबी लड़ाई की आग को भड़काया। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये थी कंट्रोल की लड़ाई। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत के मसालों, खासकर मालाबार तट के प्रॉफिटेबल ट्रेड पर अपना पूरा कब्जा चाहती थी। और दूसरी तरफ हैदर अली के लीडरशिप में मैसूर एक ऐसी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बन चुका था जो अंग्रेजों के सपनों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। और इस विस्फोटक मिक्सचर में मराठों और निजाम के बदलते हुए अलायंसेस ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। अब तो टकराव होना ही था। अब मैसूर की इस ताकत का एक बड़ा राज था, पॉलीगारों पर उनका कंट्रोल। अच्छा, ये पॉलीगार कौन थे? ये असल में स्थानीय सरदार थे जिनकी अपनी अपनी सेनाएं और काफी प्रभाव हुआ करता था। हैदर अली की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विंस में से एक यही थी कि उसने इन सभी पॉलीगारों को अपने अंडर में ले लिया। इसका नतीजा, इससे न सिर्फ मैसूर का राज्य एक हुआ, बल्कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो अंग्रेजों के लिए एक सीधा सीधा खतरा बन गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पहली मुठभेड़। जब ये दो ताकतें पहली बार आमने सामने आईं, तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक दूसरे की ताकत का टेस्ट था। और इन शुरुआती लड़ाइयों ने एक बात तो साफ कर दी, मैसूर कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। उसने साबित किया कि वो ब्रिटिश सेना को बराबरी की टक्कर दे सकता है, एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। पहले ही युद्ध में हैदर अली ने दिखा दिया कि वो क्या चीज है, क्या कमाल का मिलिट्री और डिप्लोमैटिक जीनियस था। उसने बड़ी चालाकी से मराठों और निजाम को अंग्रेजों के अलायंस से अलग किया और फिर बिजली की रफ्तार से सीधा मद्रास पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज तो एकदम सन्न रह गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। नतीजा, उन्हें शर्मनाक मद्रास की संधि पर साइन करने पड़े। और इस संधि ने ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी कि भाई, मैसूर को हल्के में लेने की गलती मत करना। अब दूसरे युद्ध की वजह क्या थी? अंग्रेजों का धोखा। उन्होंने ट्रीटी की इज्जत नहीं रखी। जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो ट्रीटी के मुताबिक अंग्रेजों को मदद करनी थी, पर वो पीछे हट गए। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की कैंसर से मौत हो गई और फिर कमान आई उनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में। टीपू ने भी लड़ाई को बड़ी बहादुरी से जारी रखा। ये युद्ध भी मैंगलोर की संधि के साथ एक तरह से बराबरी पर ही खत्म हुआ, लेकिन अब तक दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़क चुकी थी। तो पहले दो युद्ध एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुए, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। पावर बैलेंस अब बदलने लगा था। अब इस तीसरे दौर में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर ने धीरे धीरे मैसूर पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तीसरे युद्ध की चिंगारी भड़की जब टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया, जो कि अंग्रेजों का एलाय था। और सच कहें तो अंग्रेज इसी मौके की ताक में बैठे थे। उन्होंने फौरन निजाम और मराठों के साथ एक इतना बड़ा गठबंधन बना लिया कि टीपू चारों तरफ से घिर गए। इस बार टीपू बिल्कुल अकेले थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद उन्हें एक ऐसी तबाहकुन संधि पर साइन करने पड़े जिसने मैसूर की कमर ही तोड़ दी। सोचिए, अपना आधा राज्य और एक बहुत बड़ा हर्जाना, सब कुछ देना पड़ा।
और इसी दौरान अंग्रेजों ने अपना सबसे शातिर पत्ता फेंका, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सुनने में तो लगता था एक सिक्योरिटी डील, लेकिन असल में ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें भारतीय राज्य अपनी आज़ादी बेचकर अंग्रेजी सुरक्षा खरीदते थे। ये सिस्टम भारतीय राज्यों को अंदर से खोखला करने के लिए ही बनाया गया था। और मैसूर के केस में यही पॉलिसी आखिरी और डिसाइसिव वॉर का बहाना बनी। तीसरे युद्ध में हुए इतने भारी नुकसान के बाद अब मैसूर की किस्मत का फैसला आखिरी और निर्णायक जंग में होना था। चौथा और आखिरी युद्ध छोटा था लेकिन बेहद क्रूर और डिसाइसिव। नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसीज बहुत अग्रेसिव थीं। वो मैसूर की आज़ादी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। बस उन्होंने टीपू पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया और हमला कर दिया। 4 मई 1799 अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की दीवारों की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए और उनके साथ ही मैसूर का आज़ाद साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास बन गया। और इस आखिरी जीत के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने जो कहा, उससे अंग्रेजों के इरादे साफ जाहिर होते हैं। उसने कहा, अब पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों के नीचे है। ये सिर्फ एक राज्य की हार नहीं थी, ये दक्षिण भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव थी। तो ठीक है, मैसूर हार गया, अंग्रेज जीत गए, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब हम जरा बैटलफील्ड से हटकर हैदर अली और टीपू सुल्तान की लेगेसी को देखते हैं। आखिर क्या वजह है कि आज भी उन्हें मैसूर के टाइगर कहा जाता है, और इन लड़ाइयों का भारतीय इतिहास पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा? हैदर अली और टीपू सुल्तान को आज भी मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है, और इसकी वजह सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं थी, वो विजनरी रूलर्स थे। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया और रॉकेट टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया कि अंग्रेज तक हैरान रह गए। ये कोई मजाक नहीं था। मैसूर के रॉकेट्स ने आगे चलकर पूरी दुनिया में वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया। उनका ये जो 30 साल लंबा रेजिस्टेंस था, वो आज भी कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये जो चार्ट है, ये इन युद्धों के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को बिल्कुल साफ दिखाता है। सबसे बड़ा हिस्सा 50% क्या बताता है? यही कि दक्षिण भारत में अब ब्रिटिश हुकूमत कायम हो चुकी थी। मैसूर का पतन सिर्फ एक राज्य की हार नहीं थी। इसका मतलब यह था कि अब इस पूरे इलाके में अंग्रेजों को चैलेंज करने वाली कोई बड़ी ताकत बची ही नहीं थी, और यही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का सबसे मजबूत पत्थर बना। चलिए, अब इस पूरी कहानी को समराइज करने के लिए चारों युद्धों के मेन पॉइंट्स पर एक क्विक लुक डालते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये टेबल एक तरह से पूरे संघर्ष की समरी है। देखिए, पहले 2 युद्ध ड्रॉ रहे, बराबरी पर छूटे, लेकिन तीसरा युद्ध वो असली टर्निंग पॉइंट था, जहां श्रीरंगपट्टनम की संधि ने मैसूर को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। और फिर चौथा युद्ध, वो तो एक डिसाइसिव ब्रिटिश जीत थी, जिसने टीपू की जिंदगी और मैसूर की आज़ादी दोनों को खत्म कर दिया। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। टीपू सुल्तान की लेगेसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके, तो वहीं दूसरों के लिए वो एक क्रूर शासक थे। उनकी कहानी हमें रेजिस्टेंस, पावर और हिस्ट्री को देखने के अलग अलग नजरियों की कॉम्प्लेक्स दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।